आज मोबाइल हर इंसान की जरूरत बन गया है। इसके बिना आज के डिजिटल युग में रह पाना अब मुमकिन नहीं है। छात्र हो या मजदूर, रेहड़ी वाला हो या ठेला वाला, दुकानदार हो या कोई मामूली इंसान, हर किसी को मोबाइल चाहिए। ऐसे में जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी प्राइवेट कंपनियों ने अपने पोस्टपेड प्लान की कीमतों में 25% की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में अब लोगों को एक बार फिर BSNL की याद आने लगी है। 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक लोगों ने 5150 नए सिम खरीदे हैं। 1000 से ज्यादा सिम BSNL में पोर्ट कराए गए हैं। जिन कस्टमर्स ने BSNL के सिम बंद करके रखे हुए थे वह भी उन्हें एक्टिवेट करने लगे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हर रोज BSNL ही ट्रेंड कर रहा है और लोग प्राइवेट कंपनियों के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। जहां एक्स पर #बॉयकॉट जियो ट्रेंड कर रहा है, वहीं #BSNL की घर वापसी ट्रेंड कर रहा है। अब तक इस हैशटैग के साथ 15,000 से ज्यादा लोग पोस्ट कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि आज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में BSNL शामिल तक नहीं है? क्यों BSNL की स्थिति ऐसी हो चुकी है? 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से कंपनी लगातार घाटे में चल रही और हर दिन पिछड़ रही है। ऐसे में मन में सवाल तो आता ही है कि BSNL की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या वाकई में BSNL की घर वापसी हो रही है? तो आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो समझते हैं इसे चैप्टर वाइज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको BSNL की फुल फॉर्म बता देते हैं। BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2000 को हुई थी। लेकिन BSNL भारत की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी है। इसके इतिहास का पता ब्रिटिश सरकार के जमाने से लगाया जा सकता है। भारत में दूरसंचार नेटवर्क की नींव अंग्रेजों ने 19वीं सदी के आसपास रखी थी। ब्रिटिश काल के दौरान 1850 में पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच स्थापित की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1851 में टेलीग्राफ का इस्तेमाल करना शुरू किया और 1854 तक देश भर में टेलीग्राफ लाइनें बिछाई गईं। 1854 में टेलीग्राफ सेवा को जनता के लिए खोला गया और पहला टेलीग्राम मुंबई से पुणे भेजा गया। 1885 में ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट पास किया गया। 1980 के दशक में डाक और टेलीग्राफ विभाग के विभाजन के बाद दूरसंचार विभाग के अस्तित्व में आने के कारण आखिरकार सरकारी स्वामित्व वाली टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी की शुरुआत हुई, जिसके कारण BSNL की नींव रखी गई। 2000 के दशक को देखें तो BSNL के लिए एक सुनहरा साल था। आज जिस तरह से किसी विदेशी ब्रांड के फोन की लॉन्चिंग के समय रातों रात लाइन लगती है बुक करने की, उसी तरह उस समय ये हाल BSNL के लिए था। उस दौर में इसकी लैंडलाइन फोन के लिए 6 महीने तक लाइन लगती थी। जिन लोगों के मन में 2000 के समय की यादें होंगी उन्हें BSNL का सुनहरा समय भी याद होगा। तब घरों में आज की तरह हर सदस्य के पास फोन नहीं हुआ करता था, बल्कि पूरे परिवार या फिर पूरे मोहल्ले में सिर्फ किसी एक के पास ही मोबाइल फोन होता था। हाँ, 2000 के आते आते लैंडलाइन की संख्या जरूर बढ़ गई थी, मगर मोबाइल फोन्स मुश्किल से ही नजर आते थे। इस दौर में BSNL की सिम हासिल करने के लिए कई दिनों तक लाइन में खड़ा होना होता था। किसी तरह से BSNL की सिम और 1 रुपये प्रति मिनट की दर से कॉलिंग के लिए टैरिफ मिलता था। धीरे धीरे इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होने लगी और BSNL के अच्छे दिन चले गए। कभी प्रॉफिट पर बनाने वाली कंपनी धीरे धीरे घाटे की तरफ धंसती चली गई। टेलीकॉम कंपनी BSNL 20वीं सदी में एक चमकता हुआ सितारा थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि कंपनी अपने 1.75 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई है। BSNL एक ऐसी कंपनी थी जिसके ग्राहक उसके बिना रह नहीं सकते थे। बाजार पर BSNL के एकाधिकार और लोकप्रियता का मंजर ये था कि जब प्राइवेट कंपनियां अपना सिम 20 से 25 रुपये में देती थीं, BSNL का सिम 2000 रुपये में ब्लैक में मिलता था। लेकिन एक एक करके BSNL के ग्राहक उससे दूर होते गए। इसके लिए जिम्मेदार खुद BSNL ही है। BSNL का नाम पहले दूरसंचार सेवा विभाग था। 1 अक्टूबर 2000 को इसका नाम बदलकर भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL कर दिया गया। इसके साथ ही BSNL एक PSU की तरह काम करने लगा। साल 2000 में BSNL के स्थापना के बाद उसके अधिकारी जल्द से जल्द मोबाइल सेवाएं शुरू करना चाहते थे ताकि वो प्राइवेट ऑपरेटरों को चुनौती दे सकें। इसके बाद BSNL ने तेजी से विकास योजनाओं पर काम शुरू किया। BSNL की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने 2000 में इंटरनेट, 2002 में 2G मोबाइल, 2005 में ब्रॉडबैंड सेवा और 2010 में 3G मोबाइल सेवा शुरू की। इसके बावजूद BSNL का घाटा लगातार बढ़ता गया। BSNL के पास 2000 में 2.8 करोड़ लैंडलाइन कनेक्शन थे, जो लगातार घटते गए। दरअसल इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था जिसके मास्टरमाइंड थे उस समय के भारत के दूरसंचार मंत्री दयानिधि मरण। इस स्कैम केस को टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम के नाम से जाना जाता है, जिसका BSNL पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। दरअसल दयानिधि मरण ने अपने घर और ऑफिस में 300 से भी ज्यादा इलीगल टेलीफोन लगवाए थे, जिससे सरकार को 1.78 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अभी BSNL इस लॉस को रिकवर करने में ही लगा हुआ था कि तभी 2008 में 2G स्कैम हो जाता है। 2G स्कैम को भारत का सबसे बड़ा आर्थिक घपला माना जाता है।
इस स्कैम को स्पेक्ट्रम लाइसेंस को मार्केट वैल्यू के मुकाबले बहुत ही कम प्राइस पर एलोकेट किया गया, जिससे गवर्नमेंट को 1,76,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने कंपनीज को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे, जिसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज को बहुत ही कम दामों में स्पेक्ट्रम मिला था। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो बड़े लेवल पर सीबीआई जांच शुरू हो गई और बाकी कंपनीज के साथ साथ बीएसएनएल के टेंडर की भी जांच होने लगी, जिससे इस कंपनी के ऑपरेशन और कई दूसरे प्राइवेट स्लो पड़ गए और फिर इसे लॉस का सामना करना पड़ा। फिर 2007 से 2010 के बीच इंडियन टेलीकॉम कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी और मार्केट में नए नए प्लेयर्स उतरते जा रहे थे। सभी प्राइवेट कंपनी तरह तरह के प्लान ऑफर करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की भरपूर कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन इस दौरान बीएसएनएल बहुत ही सुस्त पड़ा हुआ था। 2010 में इसका मार्केट गिरकर 10% आ गया। बाजार में रिलायंस और एयरटेल जैसे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी थी। अब जमाना भी बदल गया था। फोन्स की जगह स्मार्टफोन्स ने लेनी शुरू कर दी थी। वहीं टेलीकॉम कंपनियों की पहुंच मोहल्लों से घर और घर से सदस्यों तक होने लगी थी। इस दौर में फोन पर इंटरनेट और कॉलिंग के लिए रेट कटर्स का चलन था। उसके बाद मार्केट में एक दो नहीं बल्कि कई प्राइवेट प्लेयर्स एक से बढ़कर एक प्लान्स और एफआरसी के साथ आते थे। कंज्यूमर्स के लिए कई बार रिचार्ज से ज्यादा सस्ता नया सिम लेना होता था। ऐसे में बीएसएनएल लगातार दूसरे कंपनियों की बराबरी से पिछड़ने लगी। साल 2009 से 2010 से शुरू हुआ बीएसएनएल के घाटे का दौर अब तक नहीं रुका। उस समय कंपनी को 15,500 करोड़ का घाटा हुआ था। तब से कंपनी ने अब तक प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा और अब हालत कंपनी को बचाने पर आ पड़ी है। सरकार ने इसे एक बार फिर प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। साल 2021 में कंपनी को 40,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मिला था, लेकिन इसमें से आधी राशि शॉर्ट टर्म कर्ज को भरने में चली गई। साल 2022 में सरकार ने एक बार बीएसएनएल को राहत पैकेज दिया है, लेकिन इसकी रिकवरी की राह आसान नहीं थी। लेकिन अब लगता है बीएसएनएल की घर वापसी हो रही है। लेकिन कैसे आइए जानते हैं। एयरटेल और जियो के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी के बाद लोग बीएसएनएल की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच टीसीएस और बीएसएनएल की डील ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं खबर यह भी है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिससे टीसीएस और बीएसएनएल मिलकर भारत के 1,000 गांव तक 4G इंटरनेट सर्विस को रोल आउट करेंगी, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विस मिलेगी। फिलहाल अभी 4G इंटरनेट सर्विस में जियो और एयरटेल का दबदबा बना हुआ है, लेकिन अगर बीएसएनएल मजबूत हो गया तो ये जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ा सकता है। टाटा भारत के करीब 4 रीजन में डेटा सेंटर बना रहा है, जो कि भारत के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा। बीएसएनएल की ओर से देश भर में 9,000 से ज्यादा 4G नेटवर्क को लगाया गया है, जिसे अब 2024 में 1 लाख करने का टारगेट है, जिससे देश के कोने कोने यानी दूर दराज तक फास्ट इंटरनेट को पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ कंपनियां 5G नेटवर्क को लेकर भी कई सारी तैयारियां भी शुरू करने की बात कह रही हैं। अब जिस तरह लोगों का बीएसएनएल के प्रति सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, उससे यही लगता कि बीएसएनएल की घर वापस होना तो तय है और आने वाले बजट में शायद मोदी जी बीएसएनएल को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए कोई स्कीम बना सकते हैं। हालांकि अगर बीएसएनएल मजबूत होता है तो जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ सकती है। तो दोस्तों, बीएसएनएल की घर वापसी होगी या नहीं? क्या बीएसएनएल जियो, आइटेल और वोडाफोन को टक्कर दे पाएगा? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।